दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों सबसे पहले तो आप पीसीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पर जैसे यूट्यूब पर आप डालेंगे पीसीएस एकेडमी तो इस तरीके से खुलकर आएगा। और इस लाल बटन पर सब्सक्राइब वाले बटन पर इस तरीके से जो चीज़ें हैं, ठीक है, सब्सक्राइब बटन के बाद में बेल बटन को आप लोग ज़रूर प्रेस करिए और वो भी ऑल में आप लोगों को सेट करना है, जिससे टाइम पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। और यूपीपीसीएस मेंस 2022 और 23 के लिए बैचेस चल रहे हैं, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। को आप ज़रूर बना लें। आप सोच लीजिए, 10 से 15 मिनट सोच लीजिए और अच्छी तरीके से जितने पॉइंट्स आ सकते हैं उनको ऐड करने का प्रयास करिए। एक खाका बना लीजिए। उससे क्या होगा फॉर्मेटिंग से कि आपको समय मिल जाएगा, आप अच्छे से चीज़ों को कर लेंगे और जो ऐसे आएंगे वो आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, कोई भी चीज़ें स्किप नहीं होंगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को जो ऐसे है ऐसे की प्रैक्टिस करनी है और एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है जाकर, इस पर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आज का यह पहला वीडियो है निबंध का डिजिटल अर्थव्यवस्था पर। तो देखिए इकोनॉमी जो होती है एक दो प्रकार की होती है, एक डिजिटल होती है, एक परंपरागत इकोनॉमी। तो जहाँ तक भारत की बात करते हैं तो भारत की स्थिति है, अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है कि जैसे 1991 से पहले क्या था कि 1991 से पहले भारत देश की जो इकोनॉमी थी वो परंपरागत इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, परंपरागत अर्थव्यवस्था थी, ट्रेडिशनल एक इकनॉमी थी। क्योंकि उस समय ज़्यादातर कार्य जो थे आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत अपने आप का विकास कर रहा था। भारत अपने हर तरीके से संसाधनों का प्रयोग करते हुए, जो लोग थे मानव संसाधन का प्रयोग करते हुए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए देश का विकास हो रहा था। लेकिन 1991 में क्या हुआ कि 1991 में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह उस समय फिनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने उसी के समय आपके यह प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया था भारत में। अब देखिए 1991 से पहले परंपरागत अर्थव्यवस्था थी, जिसमें क्या होता था कि समस्त क्रियाएं जो हैं बिना सूचना संचार साधनों के होती थी। जितने भी क्रियाएं थीं वो कैसी थीं, कोई भी काम है वो मनुष्य के माध्यम से किया जाता था, सूचना और संचार के माध्यम नहीं थे, तो उतना विकास भी नहीं हो पाया था, तो उतना प्रयोग भी नहीं हो रहा था सूचना संचार प्रौद्योगिकी का। लेकिन डिजिटल अर्थव्यवस्था की शुरुआत, जो प्रॉपर शुरुआत होती है, वो भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी 1 जुलाई 2015 को। ध्यान रखिएगा, डिजिटल अर्थव्यवस्था की यहीं से शुरुआत होती है, जिसको कैशलेस इकोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर कार्य जो हैं वो आपके ऑनलाइन होंगे। ज़्यादातर कार्य कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे। तो इसका लक्ष्य क्या रखा गया, लक्ष्य ये रखा गया कि सशक्त समाज और ज्ञानवान अर्थव्यवस्था कि मतलब ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। अर्थव्यवस्था का जो संचालन, अब जैसे डिजिटल इकोनॉमी की बात आपको बतानी पड़ेगी कि आखिर डिजिटल इकोनॉमी क्या है। परंपरागत इकोनॉमी आप लोगों ने देखी, परंपरागत इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है, इसमें समस्त क्रियाएं बिना सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना संचार साधनों के बिना होती है, ठीक है, इसके रहित। इसमें क्या होता है, समस्त क्रियाएं जो होती हैं वो मानव द्वारा संपादित की जाती हैं, सूचना संचार साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं। डिजिटल इकोनॉमी क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का जो संचालन है, संचालन सूचना और संचार के माध्यम से होता है, सूचना और संचार के माध्यम से होता है। डिजिटल तकनीकियों का प्रयोग, इंटरनेट का उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। डिजिटल इकोनॉमी डिजिटल तकनीकियों के प्रयोग से डिजिटल
एक अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। इसमें जैसे व्यवसाय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्रियाओं का जो आधार दिया जाता है वो डिजिटल इकोनॉमी ही माना जाता है। डिजिटल इकोनॉमी को इन सब चीज़ों का आधार माना जाता है। ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा बेस जो है वो आपका डिजिटल तकनीकियाँ या डिजिटल इकोनॉमी कहा जाएगा। अब देखिए, डिजिटल अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर अगर हम लोग बात करें, देखिए आपको डिजिटल इकोनॉमी यानी डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कही गई है। पूरा का पूरा ऐसे आपको इसी में लिखना है, लेकिन आप भारतीय संदर्भों में भी बताइए और वैश्विक संदर्भों में बताइए। तो यहाँ पर अब इस पार्ट में आप लोगों को क्या करना है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो देखिए, वैश्विक स्तर पर जब हम लोग बात करते हैं तो डिजिटल इकोनॉमी का प्रयोग जो है 1995 में डॉन टैप्सकॉट द्वारा एक लिखित किताब थी, इनके द्वारा लिखी गई किताब द डिजिटल इकोनॉमी में किया गया था। ठीक है, अब देखिए डिजिटल अर्थव्यवस्था जो होती है, डिजिटल इकोनॉमी जो होती है, तो उसमें कौन कौन से आधार अवयव पाए जाते हैं कि जैसे देखिए जो बिजनेस हो वो ई बिजनेस हो। जैसे इंडिया है, इंडिया में सारे के सारे बिजनेसेस ऑनलाइन होने लगे, सूचना और संचार साधनों के माध्यम से होने लगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिजिटल इकोनॉमी कहेंगे। जो बिजनेस हो रहे हैं ऑनलाइन, उनके लिए अवसंरचना का विकास हो, लेकिन वो भी ई बिजनेस अवसंरचना हो। अब ये ई बिजनेस अवसंरचना क्या है कि जैसे किसी भी जैसे मान लीजिए आप कोई एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसकी अवसंरचना कैसी होगी कि हमने एक वेबसाइट बनाई, एक यूट्यूब चैनल बनाया, एक ऐप बनाया। तो ये सारी की सारी जो अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है, जो रिसोर्सेज हैं वो आपके ऑनलाइन हों, ई बिजनेस अवसंरचना इसको बोलते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ई व्यवसाय, कोई भी व्यापार या व्यवसाय, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तो ये तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं, ध्यान रखिएगा, यह डिजिटल इकोनॉमी के पॉइंट माने जाते हैं। और ये माना था टैप्सकॉट ने, इनकी पुस्तक है द डिजिटल इकोनॉमी। तो इसी में इन्होंने यह बातें कही हैं। जैसे देखिए डिजिटल इकोनॉमी का उपयोग जो है बेहतर रूप में अब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं कि जैसे आपका ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया। तो इन सब के माध्यम से आप लोगों ने देखा भी होगा, इस चीज़ को फील भी किया होगा आप लोगों ने कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार या बिजनेस जो भी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि बैंकिंग भी अब ऐप के माध्यम से होने लगी है, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जाता है। आप सोच कर देखिए कि कहीं ना कहीं ये चीजें आपस में लिंक्ड हैं, आपस में ये चीजें लिंक्ड हैं। ई कॉमर्स की बात कर लीजिए, ई कॉमर्स में सारी की सारी चीजें आती हैं, जो भी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी आप खरीद बिक्री करते हैं। तो आप सोच कर देखिए ना, सारी चीज़ें आप अमेज़न की साइट पे जाते हैं, एप्पल की साइट पे जाते हैं, वहाँ से सामान खरीदते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट की साइट पे जाते हैं, आप ऐसे ही फेसबुक पे जाइए, देखिए सारे के सारे ऐड अलग अलग कंपनियों के आते रहते हैं आप लोगों के सामने। तो ये सारी की सारी चीज़ें सोशल मीडिया और ई कॉमर्स के माध्यम से रन करती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल इकोनॉमी के अंतर्गत कार्य करती हैं। सोच कर देखिए कि अगर सूचना संचार तकनीकियाँ ना हों तो क्या आप आज की डेट में कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कोरोना वायरस की कोई भी एक सूचना है, यूएसए से जारी की गई, अब उसको उस चिट्ठी को आने में अच्छे खासे दिन लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये डिजिटली जो इकोनॉमी रन कर रही है, जो अर्थव्यवस्था रन कर रही है, उसमें पूरा का पूरा बेस किसका है? सूचना संचार प्रौद्योगिकियों का, तकनीकियों का। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो ग्रैब किए हैं डिजिटल इकोनॉमी में, तो सभी के सभी सेक्टर आ जाते हैं। अब सारे के सारे बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं वो ऑनलाइन आ रही हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वो भी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ही प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके गुणों और अवगुणों पर भी हम लोग बात करेंगे।
तो ये आपकी डिजिटल अर्थव्यवस्था किस तरीके से वैश्विक स्तर पर कार्य कर रही है। अब देखिए अन्य क्षेत्रों में है कि जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अब जैसे मान लीजिए आपको कंसल्ट करना है यूएसए में बैठे एक डॉक्टर को, आप सोच कर देखिए आपको फिजिकली वहाँ पर जाना होता तो आपको कितनी कॉस्टिंग आती। अब आपने डिजिटल इकोनॉमी का प्रयोग करते हुए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए आपने क्या किया, आपने कंसल्ट किया एक डॉक्टर को, आपने उससे प्रेस्क्रिप्शन लिए, ठीक है, जो भी दवाइयाँ या जो आपको समस्याएं थी आपने देख लिया। घर बैठे आप विदेशों से पढ़ाई कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से या उनके पर्टिकुलर अवसंरचना के माध्यम से, जो भी प्लेटफॉर्म पे वो लोग पढ़ा रहे हों, ठीक है। आप घर बैठे यूएसए या ऑक्सफोर्ड की क्लासेस ले सकते हैं, सोच कर देखिए, लेकिन आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी सबसे पहले। तो कहने का मतलब है आप आज की डेट में ज़्यादा दूर मत जाइए, अपने इंडिया में ही देखिए, आप घर बैठे किसी चीज़ की भी क्लास आप अपने घर में बैठकर ले सकते हैं, वो चाहे किसी ऐप के माध्यम से हो या जूम ऐप या अन्य कोई ऐप या यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो ये जो इकोनॉमी ग्रो होती है, डिजिटल इकोनॉमी, यही कहलाती है। सोच कर देखिए, सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाई देनी चाहिए, ये चीज़ें आप देख भी सकते हैं, सारी चीज़ें। जब आपके अंदर एक विजुलाइज करने की क्षमता विकसित हो जाएगी तो चीज़ें आपको ज़्यादा रटनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि देखिए जितना अच्छा आप सोचेंगे उतना अच्छा ही आप लिखेंगे। बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। बैंकिंग सेक्टर जो है, अब देखिए बहुत से लोग हैं फिजिकली जाकर बैंक में अपना काम कराते हैं, बहुत से लोग हैं एसबीआई का, पीएनबी का ऐप डाउनलोड कर रखा है या अन्य कोई ऐप जैसे फ़ोन पे हुआ, गूगल पे हुआ, तो इन सारी चीज़ों का उपयोग करके आप डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। सोच के देखिए, मनोरंजन की चीज़ों में पहले क्या था कि जैसे हम लोग मनोरंजन के लिए सीडी, डीवीडी, रिकॉर्डर, इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। अब आपको गाने सुनने हैं तो भी ऑनलाइन मिल जाएगा यूट्यूब पर या किसी ऐप पर। आपको मूवी देखनी है, हॉटस्टार, अमेज़न, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं अलग अलग, तो इनसे आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, अन्य प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तो आप ये जो इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इसी को डिजिटल इकोनॉमी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, हम लोग डिजिटल अर्थव्यवस्था के गुणों को देखेंगे। अब हम लोग डिजिटल इकोनॉमी के गुण कौन कौन से हैं। तो देखिए डिजिटल इकोनॉमी का लाभ यही होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, जैसे अमेज़न हो गई, एप्पल हो गई, अन्य कोई फ्लिपकार्ट हो गई। फ्लिपकार्ट अगर कंपनी, सोच कर देखिए कि अगर डिजिटल इकोनॉमी आधारित हमारी अर्थव्यवस्था नहीं होती तो आज की डेट में फ्लिपकार्ट का सामान अन्य देशों में क्या नहीं पहुंचता, बिल्कुल पहुंचता होगा। या अमेज़न जैसी कंपनी, यूएसए की कंपनी यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। तो इसमें आधार किसका है? कोई भी आज की डेट में मुझे कुछ मंगाना हो अमेज़न से तो सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको घर बैठे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, अन्य क्षेत्रों की भी कंपनियां आप देख लीजिए, एप्पल है, एप्पल का फ़ोन आपको मंगाना है तो आपको घर बैठे मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी जो ग्रो करने वाली इकोनॉमी होती है इसको डिजिटल इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। गुणों को देख रहे हैं, देखिए अगर हम लोग 70 और 60 के दशक में पहुंचते हैं तो इंटरनेट का जो उपयोग है वो नहीं हो रहा था, हो भी रहा था तो बहुत कम क्षेत्रों में, बहुत कम मात्रा में हो रहा था, सीमित मात्रा में। अब आप सोच कर देखिए कि जो इंटरनेट का विकास हुआ है ये बाद में हुआ है, बाद में, बहुत बाद में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 90 के दशक से बाद में इंटरनेट का उपयोग और भी ज़्यादा बढ़ा है। अब डिजिटल इकोनॉमी अगर होगी तो इंटरनेट कहाँ यूज़ नहीं होगा। सूचना संचार प्रौद्योगिकियों जो हैं वो इंटरनेट के माध्यम से चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिजिटल इकोनॉमी के गुणों को बात करते हैं तो इससे इंटरनेट के प्रयोग में भी वृद्धि हुई। प्रयोग का मतलब इंटरनेट के माध्यम से आपको कोरोना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कोई अपडेट चाहिए, तुरंत आप साइट खोलते हैं, तुरंत देखते हैं, सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपको कोई परचेज़ करना है, यूएसए से आपको कुछ मंगवाना है, तुरंत आप ऑर्डर मार देते हैं,
तो ये क्या चीज़ें हैं, ये डिजिटल इकोनॉमी की अच्छाइयाँ हैं, गुण हैं। किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना है, जागरूक करना है, किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर करना है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, अपना ऐड बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, आप ऐड देते हैं सबको, और गूगल एडवर्ड के माध्यम से तो वो यूट्यूब पर रन होता है। तो ये क्या है, ये हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और इसकी बढ़ोतरी से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े बड़े उद्योग, लघु उद्योग, सारी की सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो रही हैं। ठीक है, डिलीवरी मेथड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रियाएं हैं, जो कार्यप्रणाली है, वो डिजिटल होती जा रही है। इसीलिए जो इंटरनेट का प्रयोग है उसमें वृद्धि हो रही है। और क्या है कि जैसे डिजिटल वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि। डिजिटल वस्तुओं सेवाओं में वृद्धि का मतलब क्या है कि जब इंटरनेट के माध्यम से आपको सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। जैसे मनोरंजन की बात करते हैं, पहले हम लोग CD DVD को खरीदते थे, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। अब क्या है, सारी की सारी चीज़ें हम इंटरनेट ऑनलाइन के माध्यम से देख लेते हैं, इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से। बैंकिंग हो गई, शिक्षा हो गई, अन्य सेवाएँ हो गई। जैसे आप कोई भी चीज़ परचेज करते, जैसे मान लीजिए आपने पीसीएस एकेडमी का पेड ग्रुप परचेज किया, तो आपने क्या किया, डिजिटली आपने जो चीज़ें हैं वो आपको मिली, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको सारी चीज़ें मिली। या आपने कोई और चीज़ खरीदी, मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग के छात्र हैं और आपने इंजीनियरिंग का कोई सेक्शन परचेज किया किसी अच्छी कोचिंग का, या आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ का आपने पोर्शन किसी बड़ी कोचिंग से खरीदा ऑनलाइन। तो ये क्या है, डिजिटल वस्तुओं और सेवाओं में भी वृद्धि हुई। सर्विसेज कौन सी, सर्विसेज बहुत सारी हैं। लोग ऑनलाइन टीचिंग देते हैं, ये भी एक सर्विस है। ऑनलाइन अगर आपका कोई दिक्कत आ जाती है तो उसको, जैसे मान लीजिए आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कंसल्ट कर लेते हैं डॉक्टर से, आर्किटेक्ट से, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि अब जो वस्तुएं और सर्विसेज, सेवाएं, ये भी डिजिटल हो चुकी हैं, ये भी डिजिटली सारी चीज़ें कार्य कर रही हैं। और एक चीज़ हुई, जो पारदर्शिता में वृद्धि हुई कि जैसे मान लीजिए पहले क्या था कि आप बैंक में जाते थे और आपको अगर बैंक का कोई कर्मचारी है आपसे घूस भी ले सकता था और लेता ही था। लेकिन अब क्या है, जितनी पेमेंट करनी है आपको उतनी ही पेमेंट करनी है, उतना ही भुगतान करना है किसी भी वस्तु का जो आपने खरीदी है। या बैंक अकाउंट खुलवाने में आपको जितने पैसे वैसे देने हैं तो वो आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी को भाई कैशलेस इकोनॉमी कहा जाता है। कैशलेस इकोनॉमी, पारदर्शिता में वृद्धि हुई। ई वाणिज्य में वृद्धि हुई कि जैसे भारत में जैसे ई नाम है, एक पोर्टल है जिसके माध्यम से सारी की सारी चीज़ें, उत्पादों का व्यापार किया जा रहा है। मार्केट है ई नाम के नाम से, ठीक है। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो वस्तुएं हैं उनका खरीद बिक्री होती है, ठीक है। और दैनिक वस्तुओं की बिक्री भी बहुत बड़ी है कि जैसे आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो ऑनलाइन सर्च करके आप तुरंत खरीद लेते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, डिजिटल अर्थव्यवस्था के अवगुणों यानी इसकी कमियों को देखेंगे कि आखिर इसमें दिक्कतें कहाँ हैं। तो आप सोच कर देखिए, जैसे परंपरागत इकोनॉमी थी, जिस समय ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी, परंपरागत अर्थव्यवस्था थी, तो उसमें क्या था, लोग काम करते थे, मानव काम करते थे। जो कार्यों का संपादन है वो लोगों के द्वारा किया जाता था। और आज की डेट में क्या है, आज की डेट में यह है कि जो रोजगार का एक संकट है वो और ज़्यादा गहराएगा। सोच कर देखिए कि पहले क्या थे, बाबू होते थे। जैसे एक कंपनी का कोई भी एक चीज़ का कार्य बनाना है, बही खाता बनाना है, अब क्या है, बही खाता ऐप आ गए हैं। एक व्यक्ति ही पूरी की पूरी कंपनी को मैनेज कर ले रहा है। 50 लोगों का काम एक व्यक्ति निपटाए दे रहा है, कैलकुलेट करके ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो इससे क्या हुआ कि जो एक रोजगार का संकट था वो बढ़ने लगा।
बहुत सारी चीज़ों में है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग है। ऑनलाइन बैंकिंग होने लगी। पहले क्या थे, ऑफिस में बहुत लंबा चौड़ा स्टाफ था, एक अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग। अब एक ही व्यक्ति जो एक ऑफिस था बैंकिंग का, वो सिकुड़ता चला गया डिजिटल इकोनॉमी होने के कारण। अब देखिए, आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो अभी भी मानव आधारित ही है। जो कार्य हैं वो मानव के द्वारा संपादित किए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन का लेवल नहीं है। आप सोच कर देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, गांव में एक किसान है। बहुत सारे लोग अब पढ़े लिखे भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के किसान भी पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी जानते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो डिजिटली चीज़ों को नहीं करना चाहते। जानते नहीं हैं तो वो करना नहीं चाहते हैं। अब आप ग्रामीण क्षेत्रों में किसी से बोलिए, हम कह रहे पढ़े लिखे इंसान भी, बहुत सारे लोगों के अंदर भय रहता है कि फ़ोन पे यूज़ करेंगे क्या होगा, या गूगल पे यूज़ करेंगे तो क्या होगा, कहीं बैंकिंग जो ऐप है, सभी बैंकों ने अपने अपने ऐप भी जारी किए हैं, तो अगर बैंकिंग ऐप का उपयोग करते हैं तो कहीं फ्रॉड तो नहीं होगा। तो ये एक मानसिक समस्या है कि लोगों की एक सोच बदलना कि हाँ भाई डिजिटल इकोनॉमी हो गई है और आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, एक भारी निवेश की आवश्यकता है आपको, और संरचना का विकास करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको सारी चीज़ें, वो चाहे शिक्षा के स्तर पर हो और या इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर हो, ठीक है, तो दोनों स्तरों पर आपको ग्रामीण क्षेत्र में भारी निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिजिटल इकोनॉमी के लिए ये भी एक गुण माना जाता है, अवगुण माना जाता है। हमारे भारत देश में या जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें अवसंरचना का विकास अभी उतना नहीं हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ है। जो प्रक्रियाएं हैं बहुत महंगी हैं भाई। सोच कर देखिए कि जो ऑनलाइन चीज़ें हैं, ठीक है, परंपरागत पहले व्यक्ति कार्य करते थे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है डिजिटल इकोनॉमी के लिए वो महंगी है। ठीक है, जो प्रक्रिया लागत है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, तो इसकी वजह से भी ये डिजिटल इकोनॉमी का गुण माना जाता है। अगला क्या है कि अगला है आपका साधनों पर निर्भरता। भाई देखिए, परंपरागत अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो निर्भरता होती है वो लोगों के ऊपर होती है। लोग कार्य करते हैं, लोग उसका पेमेंट लेते हैं, पैसा लेते हैं, दैनिक मजदूरी लेते हैं। अब वही चीज़ें अगर ऑनलाइन होने लगें तो क्या होगा, आपको संसाधनों पर निर्भरता नहीं होगी, साधनों पर निर्भरता हो जाएगी कि कौन सा रिसोर्स है, साधन, वो कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी का साधन है जिसके माध्यम से हम ये चीज़ें कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि अगर 1 घंटे के लिए पूरे इंडिया का इंटरनेट बंद कर दिया जाए या किसी कारणवश बंद हो जाए तो डिजिटल इकोनॉमी धरी की धरी रह जाएगी, करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाएगा। सोच कर देखिए, कहीं ना कहीं जैसे होता भी है कि कभी सर्वर काम नहीं कर रहा, नेटवर्क काम नहीं कर रहा, बहुत बार ऐसा होता है। तो होता क्या है इससे कि साधनों पर निर्भरता आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्या होता है, डिजिटल इकोनॉमी में आपको भारी निवेश की भी आवश्यकता होती है। वो राष्ट्रीय स्तर पर भी, जैसे ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है आपको देश में। ठीक है, मशीनी विकास पर देखिए, जो परंपरागत अर्थव्यवस्था थी तो उसमें मानव विकास पर बल था, लेकिन यहाँ पर मशीनी विकास पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो ये भी एक इसका अवगुण माना जाता है। अगला क्या है, देखिए डिजिटल इकोनॉमी में क्या होता है कि डिजिटल इकोनॉमी में आपने फ्लिपकार्ट या अमेज़न से आपने कोई सामान खरीदा, तो क्या आप किसी एम्प्लॉय से मिले, उसके डिलीवरी मैन को छोड़कर, वो भी डिलीवरी मैन आपे के आसपास का होगा जिसने फ्रेंचाइजी ले रखी होगी, लेकिन जो एक्चुअल में जिसकी दुकान है अमेज़न की, तो क्या आपने उससे मिले, उसके साथ आपका रिलेशन बना? आप आस पड़ोस में एक परचून की दुकान में जाते हैं या कोई और अन्य दुकान में जाते हैं तो उसका एक मानवीय संबंध भी होता है। ठीक है, कि आपको आज की डेट में आपके पास पैसे नहीं है तो वो उधार भी दे देगा, एक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है।
लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक मानवीय संपर्क ही कम होता जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। मानवीय स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है कि भाई सभी लोगों को लगता है कि जो डिजिटल इकोनॉमी है, सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन 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 चल रही हैं, रोजगार का संकट बना ही हुआ है, पैसा है नहीं। ऐसी स्थितियों में क्या होगा, लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालेगी। होता भी है कि आप एक जैसे ना नशा टाइप में होने लगता है ये चीज़ें। जैसे आप सोशल मीडिया साइट पे या परचेस करने का ही एक आपको वो लगेगा कि यार चलो आज ये खरीद लेते हैं, चलो आज ये खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें ये पूरे के पूरे डिजिटल इकोनॉमी के अवगुण माने जाते हैं। अब निष्कर्ष में आपको क्या बताना है, निष्कर्ष में आपको ओवरऑल पूरा का पूरा डिजिटल इकोनॉमी, परंपरागत इकोनॉमी और जो गुण अवगुण उनको बिल्कुल छोटा करते हुए एक पैराग्राफ में आप लोगों को यह पूरा का पूरा ऐसे लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिखिए और